ओम शांति। नवरात्रि के दिनों में और ख़ासकर दिवाली में हम विशेष लक्ष्मी जी का आह्वान करते हैं, पूजन करते हैं और उनसे क्या मांगते हैं? धन मांगते हैं ना। कहीं न कहीं अंदर मन में एक बहुत स्ट्रॉन्ग सेटिंग हुई पड़ी है। जानते हैं कि धन है तो सब कुछ है, कंफर्ट है, सब अपने हैं, और अगर वो नहीं तो कुछ भी नहीं। धन कमाना तो चाहते हैं, एक दौड़ सी लगी हुई है दिन रात, पर इस कमाने के बीच में कई प्रॉब्लम्स आती हैं, चैलेंजेस आते हैं, कंडीशंस आते हैं। जीवन में सुख शांति चाहते हैं, धन भी चाहते हैं, पर स्ट्रगल में दोनों भी नहीं मिल पा रहे हैं। कहीं न कहीं अंदर से भी डिप्लीट होते जा रहे हैं और बाहर से भी जो चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। अब इस सिचुएशन को कैसे रेक्टिफाई करें, आज हम जानेंगे रिस्पेक्टेड डिवाइन ब्रदर रश्मिकांत आचार्य जी से। आप पिछले मोर देन 35 ईयर्स से ब्रह्मा कुमारीज से जुड़े हुए हैं। आप ब्रह्मा कुमारीज के ग्लोबल हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर के ट्रस्टी हैं। आपने कई बुक्स जैसे कि साइंस, स्पिरिचुअलिटी, एथिक्स एंड एनवायरनमेंट एंड ऑल्सो एग्जीबिशन टू प्रोटेक्ट एनवायरनमेंट थ्रू वैल्यूज़ एंड स्पिरिचुअलिटी, इनको को ऑथर किया हुआ है। आप एक साइंटिस्ट हैं एंड मोर देन अ डिकेड यू हैव वर्कड विद इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। कई मल्टीनेशनल कंपनीज जैसे कि बार्कलेज बैंक, फिडेलिटी इन्वेस्टमेंट्स, विप्रो लिमिटेड जो कि मोर देन 40 कंट्रीज़ में है, आपने एज डायरेक्टर, ग्लोबल हेड इन कंपनीज़ को लीड किया है, इंस्पायर किया है। जैसे कि हम जानते हैं और जान रहे हैं, कई बिजनेस एंड इंडस्ट्री के वेरियस फील्ड्स में जैसे कि बैंकिंग है, फाइनेंस है, मोबाइल है, टेलीकॉम है, एरोस्पेस है, रोबोटिक्स है, इमोशनल इंटेलिजेंस है, आदि आदि फील्ड्स में आपने कई सेवाएं दी है। कई आपने स्टेट ऑफ आर्ट इनोवेशन लैब्स का निर्माण किया है। कई बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आपने लीड किए हैं विच आर मोर देन 200 मिलियन पाउंड्स वर्थ। You are alumnus of Indian Institute of Technology, Bangalore, and also Spain and London Business School, UK. तो आज हमारा सौभाग्य है, we are very happy, it's a matter of great pleasure that we have Rashmikant Acharya ji with us. He has great knowledge, in-depth knowledge, valuable knowledge in the field of business and industry, and he'll be sharing that with us. Rashmikant bhai ji. एक बार फिर से दिल से बोलेंगे, ओम शांति। आज हम बात करेंगे कि वेल्थ मैनेजमेंट कैसे करें और व्हाट इज़ रियल वेल्थ मैनेजमेंट। आपने कई सारे टीवी चैनल्स पर, कई किताबों में, कई बिजनेस स्कूल में, कई कॉरपोरेट ऑफिसेज में बैलेंस शीट के ऊपर कुछ रिसर्च किया होगा, वेल्थ मैनेजमेंट के ऊपर रिसर्च किया होगा। लेकिन आज हम इस अवसर पर यह सोचेंगे कि व्हाट इज़ रियल वेल्थ मैनेजमेंट, और उस परिप्रेक्ष्य में कुछ 2 दिन से जो आप सीख रहे हैं यहाँ राजयोग मेडिटेशन, तो वो कौन सा ऐसा धन है, वो कौन सी ऐसी प्राप्ति है जो हमें उस स्थूल धन, स्थूल सफलता जो अपने बैंक बैलेंस के लिए, अपने स्टेक होल्डर के लिए, अपने शेयर होल्डर्स के लिए, अपने परिवार के लिए भी हम प्राप्त कर सकते हैं। तो हम 2-3 रूप से उसे देखेंगे। एक समष्टि की ओर से देखेंगे और इस सृष्टि के अंदर भारत का रोल देखेंगे,
और फिर अपने घर की ओर जाएंगे, स्वयं को देखेंगे और कुछ ऐसे टूल्स एंड टेक्निक्स सीखेंगे। जैसे होता है ना कि कोई ऑटोमोबाइल एरोस्पेस इंडस्ट्री के अंदर टूल्स होते हैं, टेक्नोलॉजीज़ होती हैं कि उसके आधार से आप सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। तो इस संसार में रहते, घर बार में रहते, नौकरी धंधा करते, सब कुछ निभाते, हम किस रूप से ज्ञान धन, जिसको हम इंफॉर्मेशन नॉलेज के रूप में कहते हैं, एक है इंफॉर्मेशन और एक होता है नॉलेज। आप गूगल गुरु से भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन लेते होंगे, आप जो भी चाहे गूगल में सर्च करें मिलता होगा। और एक होता है ज्ञान का धन, जो आत्मा स्वयं अपनी चीज़ बना करके, अपना स्वयं का एक सशक्त शस्त्र बना करके, सशक्त एक टूल बना करके अपने साथ चलती है। तो हम देखेंगे कि इस ब्रह्मांड के अंदर कितनी नेबुलास, गैलेक्सीज, सोलर सिस्टम है। उसके अंदर ये जो सोलर सिस्टम है, उसके अंदर इस पृथ्वी ग्रह के ऊपर 3/4 पोर्शन में सी वाटर है, 1/3 पोर्शन में लैंड है। और आपने देखा होगा कि ये 5 तत्वों के बने हुए इस पृथ्वी ग्रह के अंदर जो प्लेटिनम है, गोल्ड है, सिल्वर है, वेरियस मेटल्स हैं, वो अचल हैं, वो है अंदर। और इंसान उसको इकट्ठा करने की दौड़ में लगा हुआ है। कोई उसको अपने कपबोर्ड में रखता है, कोई तिजोरी में रखता है, कोई लॉकर में रखते हैं। और ये मेटल्स है वो एक तिजोरी से दूसरी तिजोरी, एक लॉकर से दूसरे लॉकर, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक घूमता रहता है। और हम ये अपना समझ करके, खुश हो करके, शरीर कभी कभी, क्योंकि लाइफ की एक एक्सपेक्टेंसी है, लाइफ स्पैन है, 80 साल 90 साल जीते हैं और अपना अपना समझ कर खुश होते हैं। दूसरा एसेट क्लास है कि डिफरेंट करेंसीज हैं, डिफरेंट कंट्री की करेंसीज हैं, मनी मार्केट जिसको कहते हैं, उसमें हम खुश होते हैं। तीसरा एसेट क्लास है जो लैंड है, प्रॉपर्टी है, कि इतने अपार्टमेंट हमारे हैं, इतनी ऑफिसेज हमारी हैं, ये सब कुछ हमारा है। और चौथा है अपना सेविंग्स है, जो इंटरनेट लॉगिन करके या मोबाइल से आप देखते हैं हर रोज़ की हमारे पास कितना धन है, हर रोज़ देखते हैं। दूसरा और एक एसेट क्लास है स्टॉक मार्केट है, कि लोग देखते हैं कि भाई आज कौन सा म्यूचुअल फंड का NAV कितना है, कौन सा इक्विटी का प्राइस क्या है, कितना रिटर्न ऑन इक्विटी है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है। आप मनी मार्केट के कहीं सारे टूल्स है उससे देख रहे थे कि हाँ ये सब है। तो ये सब आपके पास है कुछ, आप किसी टेक्नोलॉजी के माध्यम से देखते हैं ना। आप घर में रखना चाहते हैं इसमें से कुछ, कहते हैं इसको बैंक के लॉकर में रखे, घर में सेफ्टी नहीं है। तो ये सारे एसेट क्लासेस हैं। तो दुनिया में बहुत रिसर्च करने के बाद काफ़ी सारे साइंटिस्ट ने, इसमें जो फाइनेंशियल रिसर्च करने वाले भी लोग हैं, उसने ये रिसर्च करके पाया कि जितने भी बड़े CEOs हैं, जितने भी बड़े मैनेजिंग डायरेक्टर्स हैं, जितने भी लोग हैं, उसने जो भी संपदा अपने जीवन में एकत्र की है, इकट्ठा की है, एक्यूमुलेट की है, वो जब तक वो शरीर छोड़ते हैं तब तक उसका 1% भी अपने लिए प्रयोग नहीं कर सकते। बस एक दौड़ है, होना चाहिए, होना चाहिए, और करें 2x 10x, जैसे बैटरी चार्जर होता है ना, फास्ट चार्ज करें। ऐसे संपदा को भी हम फास्ट मल्टीप्लाई करना चाहते हैं। कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। जैसे शिवानी बहन ने कहा, जैसे और सेशन में हमने सुना कि किस रूप से हम धन इकट्ठा करते हैं। और कई लोग देखे विश्व के अंदर, कई देशों में जाना हुआ, लोग धन इकट्ठा करते करते, धन इकट्ठा करने की कोशिश में इतने गरीब हो जाते हैं, इतने गरीब हो जाते हैं कि
अंत के समय में सिर्फ उसके पास पैसा ही पैसा होता है और कुछ नहीं होता है। आप समझ रहे हैं? न प्यारे रिश्ते होते हैं, सिर्फ खट्टी यादें होती हैं। तो ये वेल्थ है, ये वेल्थ है। इट विल बी मोर इंटरेक्टिव। आप कुछ कह सकते तो वेल्थ क्या है? किसको वेल्थ कहें जी? ह्यूमन रिलेशंस, कि आपके संबंध अच्छे हो। आप देखेंगे कई चीज़ पैसों से नहीं होती है, वो अच्छे संबंधों से हो जाती है। कि अरे ये आए हैं, बहुत अच्छे हैं, बिना परेशानी काम होता है। और हैप्पीनेस, तो तीन चीज़ें आपने हेल्थ कहा, तो तीनों चीज़ों को जोड़ रहे हैं, हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस। यदि आपके पास वेल्थ है, बहुत वेल्थ है, आप कहते हैं इतना पर्याप्त है, लेकिन आपके पास हेल्थ नहीं, तो वो वेल्थ आप एंजॉय कर पाएंगे? क्या करते हैं लोग? कहते हैं कम से कम एक छोटा सा इंश्योरेंस ले ले, हेल्थ इंश्योरेंस, ताकि कभी भी कुछ बीमारी हो तो अपने विला के टेरेस से एयर एम्बुलेंस हमें लिफ्ट कर सके। क्या करते हैं? इंश्योरेंस में ऐसी पॉलिसी लेते हैं कि जिसने एयर एम्बुलेंस की फैसिलिटी हो। तो हेल्थ नहीं है तो वेल्थ एंजॉय नहीं कर पाते हैं। यदि खुशी नहीं है जीवन में तो वेल्थ अनुभव कर सकते हैं? हैप्पीनेस नहीं है तो क्या करते हैं इंसान आज दौड़ के अंदर, रेट रेस के अंदर, कि हम इतना धन इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं कि धन इकट्ठे करते 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 वी accumulate the money at the cost of our health and relationships। और फिर क्या करते हैं? कुछ ऐसा मोड़ आता है, then we would like to gain the same state of health with the help of what wealth we accumulated। तो हो सकता है ये, एक बार किसी की किडनी खराब हो गई, डायलिसिस चल रहा है, तो ठीक हो सकता है? हार्ट खराब हो गया, साइकोसोमेटिक डिसीज हो गए, डिप्रेशन हो गया, तो ठीक हो सकता है? फिर वो वेल्थ क्या काम का? तो उससे सबसे बड़ा एक एसेट क्लास आजकल लोग मानना शुरू कर दिया है कि सबसे बड़ा एसेट क्लास जिसका हमें फाइनेंशियल प्लानिंग करना पड़ेगा वो है हमारे विचार, समय, थॉट एंड टाइम। वैज्ञानिकों ने ये रिसर्च करके सिद्ध किया है कि प्रतिदिन हमारा ये मस्तिष्क, जो उसमें दो हेमिस्फीयर होते हैं, राइट एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर्स, विद इन दिस ब्रेन सर्किटरीज, उसके अंदर जो न्यूरॉन्स होते हैं, उस ब्रेन सर्किटरी के अंदर ये जो गुफा है उसके अंदर हम चैतन्य आत्मा बैठी हैं और उसकी एक सबसे बड़ी शक्ति है विचार करने की। और ये आत्मा प्रतिदिन 50 से 70 हज़ार 50 to 70,000 थॉट्स पैदा करती हैं। कितने? और प्रति मिनट 30 to 46 थॉट्स पर मिनट। महसूस हो रहा है? और कहते हैं कि यदि हमने विचारों को सही रूप से इन्वेस्ट नहीं किया तो कितना भी वेल्थ हम प्राप्त कर ले, लेकिन हम समय को रिवाइंड नहीं कर सकते। आप वैल्यूज़ को, विचारों को, समय को बाय कर सकते हैं? कोई कहे मुझे अपने बचपन के दिन एक हफ्ते के लिए मिल जाए वापस, मैं 1 करोड़ रुपया देने के लिए तैयार हूँ, मिल सकता है? नहीं। जो प्रतिपल बीत रहा है वो हमारे पास वापस नहीं आ सकता है। ऐसे ही जो हमारे विचार हैं, ये सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। सही समय पर सही विचार, यह है आत्मा की सच्ची निर्णय करने की शक्ति, इंटेलेक्ट पावर। और जो सबसे ज़्यादा कमाता है वो कौन कमाता है? इंटेलेक्ट पावर वाला। जो बिजनेसमैन रियल एस्टेट प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करता है, उसकी 10-20 कंट्रीज़ के अंदर साइट्स हैं, उसको पता नहीं है कहाँ कहाँ पर है। और दूसरा एक मज़दूर है, वो सारा दिन पसीना बहाता है, गड्ढे बनाता है, ब्रिक्स लगाता है, ये सब कुछ करता है, मदद करता है। उसको कितने रुपए मिलते हैं मज़दूर को डेली वेजेस में? जी 300-400 रुपये।
जो मैसन है उसको कितना मिलता है जी? थोड़ा ज़्यादा मिलता है, 1000 के आसपास, शायद 800 रुपये के आसपास। जो सुपरवाइज़र बैठा है, जो छाता लेके अच्छा सा, उसको कितना मिलता है? 1500 2000 रुपीज़। उसका जो सिविल इंजीनियर है उसको कितना मिलता है? और ज़्यादा। उसका स्ट्रक्चरल इंजीनियर है उसको और ज़्यादा। उसका आर्किटेक्ट है उसको और ज़्यादा, क्योंकि वो साइट। और जिसने इन्वेस्ट किया है उसको कितना मिलता है? करेक्ट, ये बहुत सही जवाब है, डिपेंड्स। लेकिन उसने सही समय पर सही इन्वेस्टमेंट किया है, सही लोकेशन पर, फ्यूचर ग्रोथ को देखकर, जहाँ आईटी इंडस्ट्री बढ़ रही है, फ्यूचर ग्रोथ है, तो और ज़्यादा मिलेगा। तो हार्ड वर्क से धन मिलता है या स्मार्ट वर्क से धन मिलता है? और स्मार्ट वर्क करने के लिए कभी हार्ड वर्क करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता? तजुर्बा कैसे आता है? बिना मेहनत से आता है। तो गांधी जी कहते थे कि जो बिना मेहनत के पैसे आते हैं वो आप एंजॉय नहीं कर सकते। तो जिसके पास पैसे आ रहे हैं, जिसके पास धन आ रहा है, वो उसके तजुर्बे ऐसा रहे थे, क्योंकि उसने सारी जिंदगी मेहनत की है। तो ये जो संकल्प का धन है वो हम कैसे लगाएं? और क्या होता है, ये तो रियल एस्टेट की बात की, फिर प्रॉपर्टी की बात की, फिर स्टॉक मार्केट हुआ, म्यूचुअल फंड्स हुए, मेटल्स हुआ, बिजनेस का कारोबार हुआ, करेंसी मार्केट हुआ। ये सब करते करते हमारे जो 30 से 45 जो थॉट्स है पर मिनट के, 50 to 70,000 थॉट्स होते हैं, वो इतने तेज चलते हैं धीरे धीरे कि थकान महसूस होती है। आप किसी भी शहर में जाओ, इंडिया के तो शहर वैसे क्राउडी हैं, लेकिन विश्व के किसी भी शहर में जाओ जो रिमोट प्लेस है, उसके डाउनटाउन में एक ही तरफ ट्रैफिक चलता रहे, एक ही तरफ ट्रैफिक चलता रहे, तो क्या सिचुएशन होगी उस टाउन की या सिटी की? केओस हो जाएगा ना। क्या होता है, रेड लाइट होती है, एम्बर लाइट होती है, ग्रीन लाइट होती है हर जगह पर। लेकिन हमारी ज़िंदगी में क्या होता है, ग्रीन लाइट पर ही चलते हैं हम। सुबह में न्यूज़पेपर पढ़ लिया, टेलीविज़न में बिज़नेस रिलेटेड न्यूज़ देख लिया, बिज़नेस के लिए, कारोबार के लिए कुछ फ़ोन कर दिए, इसका ये करना है, इसका ये करना है। जैसे स्टॉक मार्केट शुरू हुआ, देख लिया कि कितना एप्रिसिएशन हुआ आ रहा है, क्या हो रहा है। ठीक है, ये हमारी चॉइस है, हम अपनी चॉइस करते हैं। लेकिन क्या होता है, एक ही तरफ ट्रैफिक ज़िंदगी में बढ़ते रहने से ब्रेन सर्किटरी में जो न्यूरॉन्स हैं उसको थकान महसूस होती है, वो सही डिसीजन नहीं ले पाते हैं। और ज़्यादातर लोग इमोशंस के साथ डिसीजन लेते हैं। और आपने देखा होगा, जब स्टॉक मार्केट बहुत हाई पर होता है तो लोग खरीदने के लिए दौड़ लगाते हैं, और जब बहुत क्रैश होता है तो फिर कहते हैं अब स्टॉप लॉस करना है। होता है ना ऐसा, क्योंकि इमोशन के साथ जाते हैं। और इमोशंस को हम कंट्रोल कैसे करें, तो उसके लिए ट्रैफिक कंट्रोल की ज़रूरत है। इसलिए यहाँ ईश्वरी विश्वविद्यालय में ये सिखाया जाता है कि सुबह में आप उठते हैं तो अमृत वेला ट्रैफिक कंट्रोल करना सीखें, अपने मन को नियंत्रित करना सीखें, मन के विचारों की गति को नियंत्रित करना सीखें। आप जितने भी बड़े सीनियर एग्जीक्यूटिव के पास जाएंगे, जो मैनेजिंग डायरेक्टर्स हो गए, जो मिलियंस एंड बिलियंस डॉलर्स एंड पाउंड्स जो मैनेज करते हैं, वो बहुत क्विक निर्णय करते हैं, लेकिन वो दौड़ा भागी में नहीं होते, बड़े शांत होते हैं। शायद दिन के 1 या 2 डिसीजंस लेते हैं, बट इट इम्पैक्ट्स थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल। तो यहाँ क्या सिखाया जाता है कि मन के अंदर यदि जो विचारों का जो उधेड़ गुण है, जो प्रवाह है, उसको कैसे हम कंट्रोल करें, तो उसको कैसे शांत करें, तो उससे हम सही निर्णय ले पाएंगे। फिर उसको कौन सी दिशा दें। आपको दिल्ली जाना है और आप कार से जा रहे हैं और आप गलती से बेंगलोर की ओर ड्राइव करना शुरू कर देंगे तो क्या होगा, आप बहुत जल्दी गलत ठिकाने पर पहुंच जाएंगे, है ना।
तो ज़िंदगी में भी ऐसा होता है, हम बहुत फास्ट दौड़ना चाहते हैं, बहुत फास्ट दौड़ना चाहते हैं, लेकिन यदि मन को हम नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं तो उसकी दिशा बदल जाती है। दिशा क्या है? अच्छी शहद हो, अच्छे रिश्ते हों, अच्छी खुशी हो, खुशहाल ज़िंदगी हो और धन भी हो। लेकिन सिर्फ धन हो, इस दिशा में हम दौड़ना चाहते हैं तो क्या होता है? बाकी की चीज़ें छूटना शुरू हो जाती हैं। फिर क्या होता है? इरिटेशन होता है। स्टाफ वाले देखते ही डरना शुरू कर, अरे ये आ गए, अरे ये कहाँ से आ गए, अरे इससे तो जल्दी बात ख़त्म करो। होता है ना, रिश्तों में कड़वापन आ जाता है। और सो कॉल्ड इंडस्ट्री, जो इंटेलेक्चुअल इंडस्ट्री है, जिसको आईटी इंडस्ट्री माना जाता है, आप डेटा इकट्ठे कीजिए कोर्ट के, जो चेन्नई है, बेंगलोर है, हैदराबाद है, कलकत्ता है, दिल्ली है, गुड़गांव है, सबसे जास्ती से जास्ती डिवोर्स के केसेस इन कोर्टों में पड़े हुए हैं, क्योंकि बहुत तीव्र गति से सोच रहे हैं और ऐसे मुकाम पर आ जाते हैं जो डिवोर्स लेना चाहते हैं। तो ये पैसे कौन से काम नहीं, ये धन हुआ। हमने कहा ना, हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस, तो हैप्पीनेस मिली। मैंने ऐसे कई दोस्त हैं जो सीईओ हैं। एक सीईओ, उसका नाम नहीं लूँगा, उसकी बच्ची, एक ही बच्ची है, और वो ऐसी बहुत बड़ी कंपनी के सीईओ, काफ़ी देशों में कारोबार है, एमएनसी के सीईओ हैं। उसकी एक ही बच्ची थी और कुछ ऐसा मोड़ आया जो इंजीनियरिंग में पढ़ाई की, जब स्ट्रेसफुल लाइफ थे, मैकेनिकल लाइफ थी, रोबोट की तरह ज़िंदगी चलती थी, तो बच्ची ने यह कहा कि ऐसा मोड़ आया जिससे रिश्ते माता पिता के बिगड़े हुए थे। तो बच्ची ने कहा, पिताजी मैं एक साधारण कुटुंब में जाना चाहती हूँ और आपसे आज से मेरा और आपका कोई रिश्ता नहीं रहा। इतनी दुखी हो गई थी और कई साल तक वो नहीं मिली उससे। और दो ही लोग थे, इतना धन था कि उसकी 7 पीढ़ी भी यूज़ नहीं कर पाती। तो फिर एक दिन हम बैठे थे तो उसने कहा कि देखो ये सब पैसा मैंने इतना इकट्ठा किया और ऐसे मुकाम पे आया हूँ और मैं रिफ्लेक्ट कर रहा हूँ अपने आप को, और लग रहा है कि मैं कुछ गलत दिशा में भाग रहा था। उसकी धर्मपत्नी भी बहुत दुखी थी क्योंकि बच्ची चली गई। इसका मैकेनिकल रोबोटिक लाइफ था, तो उसको बस सुबह उठना था, जिम जाना था, बैलेंस शीट देखना था, मीटिंग्स अटेंड करना था, हायर एंड फायर करना था, सबको खुश करते थे। लेकिन कौन दुखी हो गए? तो ये है दिशा। फिर मैंने उस बच्ची को एक दिन, फैमिली फ्रेंड्स से, तो उसको रिक्वेस्ट किया कि अपनी माता के लिए आप जाओ और बर्थडे के दिन जाओ और उससे मिलो, पिता के नहीं लेकिन माँ के लिए। और धीरे धीरे 2-3 साल के अंदर कुछ बोलने के रिश्ते बने। लेकिन एक बार शीशा टूट जाता है ना, फेविक्विक या कुछ भी यूज़ करो, लेकिन तो थोड़ा रिफ्लेक्ट करें। ये जो बहनें हमें सिखाती हैं, हम इतने देशों में ये सब करते हैं, वेल्थ मैनेजमेंट का वगैरह, तो ये बहनें सिखाती हैं कि आप सुबह उठते हो तो मन की गति को शांत करो, उसको कहो धीरज धर मनवा धीरज धर। और फिर बुद्धि के अंदर उस परमात्मा को देखते हैं, क्योंकि बुद्धि देखने का काम करती है। आप सब देखो अपने बचपन के, अपने घर में, अपने बचपन की स्कूल देखो, अपना किचन देखो, अपने माता पिता की बनाई हुई छोटी सा मकान हो या कुटिया हो या छोटी सी रोटी कहो जो खिलाते थे, याद करो तो दिखता है ना, इमोशन के साथ दिखता है। तो बुद्धि का काम है देखना। तो हम गायन करते थे कि तमेव माताश पिता तमेव, तमेव बंधु सखा तमेव, तमेव विद्याम द्रविणम तमेव, तमेव सर्वम मम देव। वो द्रविणम माना वो हमारा धन भी है, वो हमारी विद्या भी है, हमारा ज्ञान भी है। और ज्ञान के बिना धन की प्राप्ति नहीं हो सकती ना। ज्ञान, जैसे हमने कहा कि सही जगह पर इन्वेस्टमेंट करना। तो बुद्धि रूपी उस नेत्र से हम उस परमात्मा को देखते हैं।
और जब हम 80s में ये 2.5G और 3G का बात करते थे तो लोग हमें पागल कहते थे कि ये लोग क्या सोचते हैं। उस ज़माने में टेलीफोन वायर लाइन हुआ करती थी, आपको पता है। अब टेलीफोन ऑपरेटर को कहो, वो आपकी लाइन जोड़ते थे, फिर वो दूसरे सिटी में जोड़ते थे, वो तीसरे सिटी में जोड़ते थे, और आपको आप बात कर सकते थे। और सब लोग लिखते थे ये PP नंबर है, पर्टिकुलर पर्सन। आप हमारे पड़ोस में किसी को फ़ोन करोगे तो वो बुला देंगे कोई, क्योंकि 2-3 टेलीफोन हुआ करते थे। फिर टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट हुआ तो डायरेक्ट 0 नंबर से डायरेक्ट कनेक्शन हुआ, फिर STD आया, उसके बीच में STD PCO के बूथ आए थे, आपने देखा होगा, राइट। अब वो नहीं है। तो उस वायर लाइन वाले समय के दौर में हम 2.5G के रिसर्च करते थे तो लोग कहते आप कभी बिना वायर से टेलीफोन कैसे आप सोच सकते हो। हम कहा कि हम एक दूसरे को भी देख भी पाएंगे, फाइल भी ट्रांसफ़र कर पाएंगे, सब कुछ कर सकते हैं, ये सोच था। और फिर क्या हुआ, ज़माना कब आया, कैसा आया, मोबाइल आया। मोबाइल में सिर्फ बात कर सकते थे और कुछ टावर हुआ करते थे। पेजर आया, पेजर भी चला गया। उसके बाद मोबाइल आया, मोबाइल भी स्मार्ट मोबाइल बन गया, 3G बन गया। फिर आप वीडियो कॉन्फ्रेंस भी शुरू कर दी, व्हाट्सएप भी आ गया, फेसबुक भी आ गया, ट्विटर भी आ गया। तो अब कोई डाउट नहीं करता है कि बिना वायर में एक स्क्रीन पर आप एक दूसरे से बात कर सकते हो, देख सकते। कोई डाउट करता है कि सामने वाला व्यक्ति कोई आभासी है। तो ये बहनें हमको शुरू में 80s में सिखाती थी कि आप मन के रूपी पटल के ऊपर परमात्मा को देख सकते हैं, उससे बात कर सकते हैं, और मन के विचारों के द्वारा, थॉट वेव्स के द्वारा। जैसे यहाँ कौन सा है, माइक्रोवेव्स है ना, माइक्रोवेव्स के अंदर फाइलें भी जाती हैं, मैसेज भी जाता है, म्यूज़िक भी जाता है, गीत भी जाता है, संगीत भी जाता है, सब कुछ होता है। ऐसे परमात्मा सब कुछ है हमारा, और वो कहाँ रहता है, परम धाम में। और आपको नंबर कौन सा डायल करना है, 0। और डेटा प्लान कौन सा लेना है, फ्री। डेटा प्लान, वॉइस प्लान फ्री है उसका। आप 0 डायल कीजिए सुबह में, आप वो हमारी माँ भी है, आप हमारी, तो माँ की जो ममता क्या है आपको महसूस होगी। और जैसे माइक्रोवेव से आप कनेक्ट कर पाते हैं एक दूसरे से, वैसे आप परमात्मा को बुद्धि रूपी दर्पण से देख पाएंगे स्पष्ट। उसमें कोई डाउट नहीं, आभासी नहीं है, क्योंकि ये थॉट वेव्स हैं, ये आत्मा और परमात्मा के बीच का मिलन है। हम आते हैं वेल्थ मैनेजमेंट के ऊपर। और उसमें क्या होगा कि आपके पास कोई वॉरेन बफेट जैसा या कोई बहुत बड़ा फाइनेंशियल एडवाइज़र हो, और आपको कुछ डिसीजन लेना हो, और वो कहे आप इसमें इन्वेस्ट करो, इस स्टॉक में, जिसका दलाल स्ट्रीट में या वॉल स्ट्रीट में कुछ अच्छे अनुभव हो, तजुर्बा हो, तो आप क्या करेंगे कि भाई मुझे बैलेंस शीट देखना नहीं आता है, मुझे पास रिकॉर्ड देखना नहीं आता है, लेकिन मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ। तो जिसका फाइनेंशियल एडवाइज़र स्वयं भगवान हो, तो आप कैसा, उसको आप वो संबंध का प्रयोग कर सकते हैं। वो मेरा मित्र है, समय पर वो मित्रता निभा सकता है, आप संबंध जोड़ो। और जब बुद्धि रूपी दर्पण के अंदर जब हमारा थॉट वेव कम्युनिकेशन से वीडियो कॉन्फ्रेंस शुरू हो जाता है, तो वो मन के विचारों से आदान प्रदान शुरू हो जाता है, और फिर संस्कारों के अंदर शुद्धता आनी शुरू हो जाती है। क्योंकि शुरू के अंदर बुद्धि वो चीज़ देखती है जो देखना नहीं चाहिए। समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ? जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, तो बुद्धि रूपी नेत्र के अंदर, पटल के अंदर हम क्या क्या देखते हैं, और जो चीज़ दिखाई देती है उसके ऊपर मन विचार करना शुरू कर देता है, और वैसे ही हमारे संस्कार इन्वोक होते, एक्शन में आते हैं। और इस प्रकार से हमारे 50 to 70,000 थॉट्स जो वेस्ट हो जाते हैं, तो मैनेजमेंट में कहते हैं गार्बेज इन गार्बेज आउट। यदि कुएं में पानी नहीं है तो आप गाय भैंस को कैसे पिला सकते हैं, खुद कैसे पी सकते हैं, क्योंकि कुआं ही खाली है।
तो सारे दिन के अंदर यदि गार्बेज ही इन किया है और हम धन इकट्ठा करना चाहते हैं तो हो सकता है। और पर्व हम कौन से मनाते हैं? बहन जी ने कहा गणपति का पर्व आता है, विघ्न विनाशक का आता है। जितने भी हमारे कुटुंब के अंदर, बिजनेस के अंदर, ऑफिस के अंदर जितने भी विघ्न आते हैं तो हम विघ्नहर्ता को याद करते हैं कि आप हमारे विघ्न हर लो। और उसके बाद आता है नवरात्रि का पर्व, उसके बीच में आता है श्राद्ध का पर्व, श्राद्ध का समय। उसमें हम अपने जो बुजुर्ग हैं उसकी कुछ सीख याद करना चाहते हैं। और हमारे बुजुर्ग कौन थे? सिर्फ इस शरीर के नहीं, लेकिन इस देश के, विश्व के बुजुर्ग हमारी कौन सी पीढ़ियाँ थी? श्री लक्ष्मी और श्री नारायण का राज्य था, आदि सनातन देवी देवता धर्म थे। वो हमारे लिए कुछ छोड़ के गए थे। वो इस धरती पर राज्य करते थे, वो महाराजा महारानी थे विश्व के। तो वहाँ से लेके अब तक हम कुछ सीखना चाहते हैं तो हम वो श्रद्धांजलि दे अपने बुजुर्गों को। और फिर शक्ति का पर्व आता है, जैसे अभी नवरात्रि चल रही है। तो शक्ति का पर्व क्यों मनाते हैं? कि जो हमारी कमजोरी हैं, जो हमारे दुष्कर्म है या जो हमारी वीकनेसेस हैं, उसके ऊपर हम विजय कैसे प्राप्त कर सकें। और आप देखेंगे बुक्स के अंदर बड़े बड़े गुरुओं के पास जाते हैं तो वो उदाहरण तो देते, लेकिन वास्तव में क्या होता है? दुर्योधन वाली बात कि जानामि धर्मम नच में प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम नच में निवृत्ति। मैं धर्म क्या है बहुत भली भांति जानता हूँ, लेकिन उसको अपना नहीं सकता हूँ। और अधर्म क्या है उसका पूर्ण मुझे ज्ञान है, लेकिन उसे छोड़ नहीं पाता हूँ। अब उसको फिर साथ किसका मिलेगा? तो हमें साथ किसका चाहिए? पांडव पति का साथ चाहिए। और ऐसे एडवाइज़र का साथ मिलने से आप देखेंगे कि जीवन के अंदर विचार शुद्ध होते जाएंगे, सफल होते जाएंगे, सही दिशा में इन्वेस्टमेंट होता जाएगा। तो हम देखेंगे कि जैसे हम सूर्य की ओर बढ़ रहे हैं तो परछाई हमें छोड़ नहीं पाएगी, परछाई की ओर भागेंगे तो हम पकड़ नहीं पाएंगे। तो सही दिशा के अंदर यदि हमारे 70,000 थॉट्स का इन्वेस्टमेंट होता है तो धन अपने आप पीछे भागता आएगा। और शक्ति के पर्व के बाद दीपावली का दिन आता है, उसमें आत्मा की ज्योति जग जाती है। लक्ष्मी जी का आह्वान करते हैं, माँ लक्ष्मी का आह्वान करते हैं। महालक्ष्मी का मंदिर भी बम्बई में है। तो जब हम विघ्न दूर करते हैं वो साथी बन जाता है, शक्ति स्वरूप बन जाते हैं हम, तब आत्मा की ज्योति जग जाती है, वो हमारा साथी बन जाता है परमात्मा। और तब लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। यह है वेल्थ मैनेजमेंट। और अब हम थोड़ी हिस्ट्री को देखेंगे, भारत के उत्थान और पतन की, कि वेल्थ किसको देखें। हम कुछ 100 साल में नहीं जाएंगे, कुछ हज़ारों साल की हिस्ट्री को देखेंगे कि वेल्थ क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन कैसे हुआ, वो उत्थान कैसे हुआ और उसका पतन कैसे हुआ। तो हम कहते गोल्डन एज था, सतयुग था, वहाँ पर सोने की दुनिया थी, वहाँ सब कुछ था, घी दूध की नदियाँ बहती थी, वेल्थ ही वेल्थ था। हमारे पूर्वज आदि सनातन देवी देवता धर्म का जिसके हाथ में बागडोर था वो श्री लक्ष्मी नारायण थे। वहाँ बार्टर सिस्टम चलती थी, वहाँ कोई गरीब अमीर का ऐसा नहीं था, सब सुखी थे। फिर सिल्वर एज आया, सुखी थे, सब कुछ था, वो एक ही धर्म था, सारा विश्व में यही भारत था। फिर कॉपर एज आया, फिर दूसरे धर्म आना शुरू हो गए, दूसरे मतांतर शुरू हो गए। तो कॉपर की वैल्यू गोल्ड और सिल्वर से थोड़ी कम है, तो वैसे वेल्थ थोड़ी कम होना शुरू हुई। फिर लास्ट में कौन सा आया? आयन एज। बहन जी ने सिखाया ना वो क्लास में। तो आयन एज में क्या हुआ? प्रकृति की भी पूजा हो गई, साधु संतों की भी पूजा शुरू कर दी, मनुष्य की पूजा माना, मनुष्य की पूजा शुरू हो गई, प्रकृति की पूजा शुरू हो गई, पैसे की पूजा शुरू हो गई, है ना। और आपने देखा होगा कि जो द्वापर के बाद जो महाराजाएं थे
उस ज़माने में जब कुछ करेंसी शुरू हुई थी तो वो सोने की मुद्राएं थीं। सोने की मुद्राओं का विनिमय होता था और एक राजा से दूसरे राजाओं के वहाँ बच्चियाँ जाती थी तो कुछ गांव साथ में जाते थे, कुछ हाथी होते थे, घोड़े होते थे, ऊँट होते थे, स्वर्ण मुद्राएं होती थी, दास दासियाँ साथ में जाती थी, ये विनिमय होता था। उसके बाद विनिमय चालू रहा तो कुछ भेड़ बकरियां गैयां वगैरह भी कुछ कस्बों के साथ जाना शुरू हुई धीरे धीरे। तो स्वर्ण मुद्राओं के बाद चांदी की मुद्राएं बनना शुरू हो गई और स्वर्ण मुद्राओं का कुछ महाराजाओं का कुछ दादा वगैरह से, हमारे परदादा से, किसी से सुना होगा कि जब बड़े बड़े महाराजाएं जब आते थे अपने प्रजा के साथ कुछ दिनों में, दशहरा या ऐसा, तो स्वर्ण मुद्राएं फेंका करते थे। उसके बाद क्या हुआ, कॉपर, तो आपने देखा होगा कॉपर के बाद लोहा, तो फिर क्या हुआ, करेंसी के अंदर कागज़ की नोट आई। किसकी नोट आई? कागज़ की। और फिर कॉपर के सिक्के बनना शुरू। 20 पैसे का पैसा एक सिक्का आता था, आपने देखा होगा, कॉपर का हुआ करता था, जो वो 20 पैसे से भी ज़्यादा उसकी वैल्यू होती थी, इसलिए वो मार्केट से डिसअपियर हो गया। फिर एल्यूमिनियम का सिक्का आया, 10 पैसे का, 5 पैसे का। और कलयुग के अंत के अंदर लोहे का 1 रुपये का, 2 रुपये का सिक्का आया, जो मैग्नेट के साथ चिपक जाता है। और आगे चले तो प्लास्टिक का कार्ड आ गया, उसके अंदर एक मैग्नेटिक टेप हुआ करती थी, उसमें भी कुछ फ्रॉड हुए तो उसमें इलेक्ट्रॉनिक चिप भी डाल दी। उसके बाद इंटरनेट से कनेक्शन हुआ, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, RTGS वगैरह। और अब लास्ट में क्या आया, कलयुग के और अंत के अंदर डिजिटल करेंसी, बिटकॉइन कहते हैं उसको, सही कहा आपने, बिटकॉइन। ये पता है उसे, ये बिटकॉइन क्या है? बिट माना BIT, जो बाइट्स, एक बाइट का 8 बिट्स होते हैं, जो डिजिटल के अंदर 0101 के हिसाब से लिखा जाता है, तो बिट है। तो एक प्रोग्राम बनाया, वो प्रोग्राम ही करेंसी बन गया, छोटा प्रोग्राम, उसको बिटकॉइन कहते हैं। और कॉइन माना करेंसी। और बिटकॉइन की वैल्यू जो डिजिटल करेंसी है, वो उसकी कोई रिजर्व बैंक नहीं है, कोई सेंट्रल बैंक नहीं है, जैसे यहाँ RBI है, सेंट्रल बैंक ऑफ लंदन है, न्यूयॉर्क है, ऐसा कोई सेंट्रल बैंक नहीं है, ये डिजिटल करेंसी है। और एक बिटकॉइन की वैल्यू कुछ 2.25 लाख रुपया है। कितना? तो धीरे धीरे ये वर्चुअल और डिजिटल करेंसी आ गई। तो हम कहते हैं रियल वेल्थ मैनेजमेंट में ये कौन सा वेल्थ आ गया? डिजिटल और वर्चुअल वेल्थ। कौन सा आ गया? वर्चुअल। और यदि वो सर्वर कहीं डाउन हो गया तो क्या होगा? होगा ना, ट्रांजैक्शन रुक जाएगा। कहीं युद्ध हो गया, आप देखेंगे कहीं पर आप इन्वेस्ट करते हैं तो नीचे लिखा होता है, प्लीज रीड टर्म्स एंड कंडीशंस केयरफुली, इट इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, लिखा है ना। अब मार्केट का रिस्क कौन सा है हम जानते। कलयुग के अंदर बड़ी बड़ी क्रेडिट एजेंसीज होती है, वो क्रेडिट रेटिंग्स देती हैं, क्रेडिट रेटिंग देती हैं। तो 16 कला संपूर्ण जो ये विश्व में जो भारत था, वो धीरे धीरे गिरते गिरते जो उसका वेल्थ था, अब क्या हो गया? डिजिटल है। अब कुछ दिखता नहीं, 0 और 1 है या नहीं है, ये हुआ ना बाइनरी, है या नहीं है। और यदि कुछ ऐसा रिस्क आ गया और उसका पूरा सर्वर से, जितने भी सर्वर जो फार्म हाउस है, सर्वर फार्म है, उसके बैकअप्स वगैरह हैं, वो सारे ख़त्म हो गए तो क्या होगा? सोचा नहीं, राइट। क्योंकि आप सोना भी आप सोना के रूप में नहीं खरीदते हैं, आप ETF का पॉइंट्स होते हैं, ETF से आप गोल्ड खरीदते हैं, वो भी वर्चुअल गोल्ड है। तो क्रेडिट एजेंसियाँ जो क्रेडिट देती है, लेकिन जो हमारा फाइनेंशियल एडवाइज़र है, जो सृष्टि का ब्रह्मांड का मालिक है, उसने कहा अब ये सृष्टि की कोई क्रेडिट ही नहीं बची है, बिल्कुल क्रेडिट ही नहीं है। क्योंकि क्या है,
तो उस समय हमें कौन सी वेल्थ एक्यूमुलेट करनी है जो हमारे साथ आ सके, वो है आंतरिक खुशी, अंदर की तपस्या। और दूसरा ये देखा भारत का उत्थान और पतन का इतिहास और वेल्थ का पूरा। अब हम जीडीपी देखते हैं, क्योंकि फाइनेंस वाले या बिजनेस के लोग हैं, आप जीडीपी ज़्यादा समझते हैं। तो सारे वर्ल्ड की जो डोमेस्टिक ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हैं वो कितनी है? couple of 100 trillions US डॉलर्स। भारत की जीडीपी कितनी है? 2.26 ट्रिलियन US डॉलर्स। पर कैपिटा जीडीपी भारत की कितनी है? $1700। ये जीडीपी का कैलकुलेशन या जीएनपी का कैलकुलेशन, ग्रोथ नेशनल प्रोडक्ट या ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट, आप देखिए कोई भी डेफिनेशन ले लें, तो ये जीडीपी का खेल है। ये भी कुछ देखा है कि सारे विश्व के कई लोगों के, कई देशों का जो अर्थव्यवस्था है वो यूएस के साथ अभी बहुत कनेक्टेड है। यूएस में कुछ भी हो जाता है तो दुनिया के स्टॉक मार्केट ऊपर नीचे हो जाते हैं। तो यूएस का इतिहास क्या है? भारत का तो देखा, अब यूएस का देखें तो 16वीं शताब्दी के अंदर कुछ इंग्लिश लोग यूएस में गए थे, 16वीं सेंचुरी के अंदर, और वहाँ उन लोगों ने अपनी कॉलोनी बनाई। और ब्रिटिशर्स गए थे, फ्रेंच गए थे, स्पेनिश गए थे, नेदरलैंड के कुछ गए थे, और वहाँ के जो नेटिव अमेरिकन्स थे जो वहाँ रहते थे, या तो उसको मार दिया, भगा दिया और उसकी ज़मीन हड़प ली। और फिर धीरे धीरे वो अपना डेवलपमेंट करते गए। और 17वीं शताब्दी के अंदर 13 जो कॉलोनीज थी उसका ब्रिटिश के साथ कुछ प्रॉब्लम हुआ, युद्ध हुआ, उसको रिवोल्यूशन वॉर कहते हैं, इतिहास जानने वाले जानते हैं। और फिर उन लोगों ने यूनाइटेड स्टेट्स बनाया। और फिर धीरे धीरे सृष्टि बढ़ती गई और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ। वो भी आपने देखा। उसके बाद अमेरिका के अंदर बहुत बड़ा रिसेशन आया, बहुत बड़ा रिसेशन। ऐसा उसको कहते हैं कि डिप्रेशन, सीवियर डिप्रेशन इन फाइनेंशियल मार्केट, कि सारे का सारा धन खत्म हो गया। स्टॉक मार्केट जो भी थे वो क्रैश हो गए। बैंक्स जो भी थी उसके पास पैसे नहीं थे, शटर डाउन कर दिए और बैंकें बंद हो गई। और उसके बाद दूसरा विश्व युद्ध हुआ। और दूसरे विश्व के युद्ध के अंदर जापान ने अमेरिका के ऊपर हमला किया और फिर अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर एटम बम फेंक दिया। जानते हैं ना आप हिस्ट्री को। और उसके बाद अमेरिका में बूम शुरू हो गया 1939 वगैरह से। और क्या हुआ फिर अमेरिका के अंदर, वो जो बबल हुआ था वो बस्ट हो गया फिर से। तो ये कुछ सदियों की अप्स एंड डाउन की कहानी है जिसके ऊपर हम अपने फाइनेंशियल प्लानिंग करना चाहते हैं, कुछ गोल्स ऑब्जेक्टिव रखना चाहते हैं, अपने फैमिली की सुरक्षा करना चाहते हैं, अपने बुढ़ापे को सही रूप से बिताना चाहते हैं। और फिर अमेरिका कुछ वर्ल्ड में पावरफुल हो गया और उसने अपना, क्योंकि एक धाक जमा दी कि हमने एटम बम फेंक दिया, और फिर शस्त्रों का बाजार गर्म हो गया। और दुनिया में सबसे बड़ा जो ट्रेड चल रहा है बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स का, वो है शस्त्रों का ट्रेड। वो अपनी तरक्की जीडीपी को ज़्यादा बता रहे हैं क्योंकि वो मौत का सामान बेच रहे हैं। आप कोई चीज़ लेते हैं, क्यों लेते हैं? घर के लिए, यूज़ करने के लिए ना। आपने पेन खरीदी तो आप यूज़ करते हैं, कुछ किया तो ये शस्त्रों का बाजार जो चल रहा है
और उसका टेस्टिंग के लिए कुछ ना कुछ युद्ध चलते हैं बीच में। आप देखते हैं कुछ पैट्रियट मिसाइल्स, कुछ स्कड मिसाइल्स कैसे होते हैं, उसका टेस्टिंग कर रहे हैं और फिर जो डेवलप्ड कंट्री हैं उसको बेचते कि आपकी सुरक्षा ये सबमरीन से होगी, ये हवाई जहाज़ से होगी, ये हेलीकॉप्टर से होगी, ऐसे ऐसे होगी। तो इस रूप से वो बेच रहे हैं। तो आप देखेंगे कि आप जिस वेल्थ को एक बेस लाइन बना करके चल रहे हैं वो कैसे टिक पाएगी। 2008 का आपने देखा था, लिमन ब्रदर्स, जितनी भी कंपनी थी सब बैंकरप्ट हो गई, क्योंकि ये जो डेफिनेशन जो बनाई थी उसने क्रेडिट पॉलिसी वगैरह की, वो फेल हो गई। और काफ़ी बड़े बड़े जो फर्म्स थे जो बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ यूएस डॉलर्स में चलते थे वो नष्ट हो गए, बैंकरप्ट हो गए। तो कहने का तात्पर्य ये है कि आप जिसको बेसलाइन समझ पर जो अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जो दौड़ा भागी कर रहे हैं, जो हम जिस दिशा में जा रहे हैं, वो कोई दिन हमें धोखा दे सकता है। और अफ्रीकन कंट्रीज़ में मैंने देखा है कि जो बड़ी बड़ी करेंसी, एक के ऊपर बहुत सारे ज़ीरो लगे हुए होते हैं, उसको गिनने का टाइम नहीं, वो केजीज़ में बेच रहे हैं। आप $100 लेके जाओ तो कहते हैं आपको इतने केजी देंगे, आप अपने कार में लेके जाओ, क्योंकि गिनती का टाइम नहीं है। और जब दूध पहले लेते थे तो 100 ml के ऊपर थोड़ा और डालते थे, ऐसे कहते चलो 200 ग्राम और थोड़ा दे देते करेंसी आपको। आप इंडोनेशिया में जाओ, चाय का आप एक कप 50,000 रुपये में मिलेगा, वहाँ का रुपया है। तो ये वैल्यूएशन डी वैल्यूएशन का आज 1000 की रुपये की कोई कीमत है, 1000 करेंसी की। तो कहने का मतलब हम वेल्थ मैनेजमेंट कर रहे हैं, जिस दिशा में जा रहे हैं उसमें जो सही वेल्थ मैनेजमेंट कैसे करें। तो ये बहनों ने हमें सिखाया यहाँ पर कि आपकी सबसे बड़ी वेल्थ हैं आपके विचार, आपका समय, आपकी सोच और उस सोच की दिशा, आप क्या देख रहे हैं। और यदि ये सीख रहे हैं, आप कर रहे हैं, तो कैसी भी विषम परिस्थिति आ जाएगी, आप अपने आप की सुरक्षा और अपने परिवारों की, अपने देश की सुरक्षा कर पाएंगे। कर सकते हैं ना। और ये कैसी बहन है, आप यज्ञ करते धन के लिए, तो क्या करते हैं यज्ञ के धन, उस यज्ञ के अंदर स्वाहा स्वाहा, धन के लिए कर रहे हैं, लेकिन क्या करते हैं स्वाहा। जितना भी तिल बचा है, घी बचा है, आप स्वाहा कर देते हैं, क्योंकि आपको कुछ पाना है। तो त्याग में ही भाग्य समाया हुआ है। भारत की भूमि पर जब भगवान अवतरित हुए हैं तो ये बहनें आकर के अपना सब कुछ स्वाहा करती हैं। ये हमारे परिवारों से आई हैं बीच में से। वो कोई ऑर्नामेंट्स या डायमंड्स वगैरह पहनते हैं कभी, श्वेत वस्त्रों में सब कुछ बचपन में से लेकर के अपना त्याग की मूर्ति बनकर ऐसी तपस्या में लगी हुई हैं कि इस देश को उत्थान, इस देश का वेल्थ कैसे बने, उसके अंदर अपना संपूर्ण जीवन बलिदान करती हैं। आपको अर्न लीव मिलती है, सिक लीव मिलती है, ये बहनों को कोई ऐसी लीव नहीं है। यहाँ जितने भी भाई बहनें देख रहे हैं ये वॉलंटियर्स हैं, इसको सैलरी इंक्रीमेंट नहीं मिलता, इसको बोनस नहीं मिलता है, इसको वर्ल्ड टूर का इंटेंसिव नहीं दिया जाता है। ये सब कुछ छोड़ के अपनी तपस्या में लगे हुए हैं, क्योंकि ये कुछ सदियों से यूएस की जो इकोनॉमी है वो तो अभी हुई है, लेकिन ये 5000 साल से ये भारत अविनाशी धरनी है, जहाँ पर फिर से परमात्मा की पुनः अवतरण हुआ है। और इन बहनों के माध्यम से वो विश्व के लिए नई सृष्टि का जो निर्माण कर रहे हैं, तो उसके लिए नई वेल्थ क्रिएशन हम सबके लिए कर रहे हैं। तो आज से अपने मस्तिष्क रूपी लॉकर के अंदर, गुफा के अंदर, कस्टडी के अंदर धीरे धीरे अपनी वेल्थ को एक्यूमुलेट करते रहें और बांटते रहें। तो आप जिससे भी मिलेंगे वो धनवान होता जाएगा। अच्छा, ओम शांति।